गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ रेगुलेशन को करेक्ट किए हुए थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं शायद लोकोमोटिव तक, यानी कि रेगुलेशन नंबर 100 तक प्रीवियस क्लास में हम किए हुए थे। तो अभी हम रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, चैट में आपको आंसर देना है, यानी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, कमेंट में चले जाइए, स्क्रॉल करके वीडियो के कमेंट में पहले। चलिए, मेरा क्वेश्चन है, रीकैपिंग यानी हॉलेज रस्सा का रीकैपिंग कितने समय अंतराल पर किया जाता है? बताइएगा, हॉलेज रस्सा का रीकैपिंग कितने समय अंतराल पर किया जाता है? सबको बताना है इसका आंसर, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 महीना, आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल 6 महीना जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हॉलेज रस्से का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से ज़्यादा नहीं होगा, कितना से कम नहीं होगा, सॉरी। हॉलेज रस्सा का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना से कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आते हैं लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में पहला क्वेश्चन है कि कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप? कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप? 1/15 से ज़्यादा होने पे आप लोकोमोटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट एक हॉलेज रास्ता में या कन्वेयर सिस्टम में कितना दूरी होने पे लगाते हैं? हॉलेज रास्ता का या वेल्ड कन्वेयर का लंबाई कितना ज़्यादा होने पे आप लगाते हैं सिग्नलिंग अरेंजमेंट? ठीक है, चलिए। सॉरी, एक सेकेंड देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन नंबर 100 तक आप किए हुए थे। अगर नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें डाला हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 101 पे। 101 में है, रोड फॉर ट्रक एंड डंपर, यानी ट्रक और डंपर के लिए जो रोड बनाया जाता है उस रोड के बारे में इसमें बताया गया। सबसे पहला बोला गया है कि हॉल रोड, पैरापिट वाल या अबैंटमेंट या बर्म, स्पॉइल डंप, ओबी डंप या कोल डंप के किनारे हो, स्टैंडर्ड साइज का हो, शेप का हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज और शेप बोल के बहुत सारा डाटा को बता दिया गया है। ओपन कास्ट माइंस हम इसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके बाद आपका मेथड ऑफ वर्किंग है, उसमें आपका ये सारा डाटा क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं अभी बता देता हूँ। बर्म एक अलग चीज़ है, पैरापिट वाले एक अलग चीज़ है, और स्पॉइल डंप एक अलग चीज़ है। ठीक है, तीनों का डाटा मैं एक साथ क्लियर करूँगा। ओबी डंप में भी लगाया जाता है ये सब। ठीक है, तो ये सब वहीं पे एक साथ में क्लियर करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रोड फॉर ट्रक एंड डंपर में लिखा हुआ है कि सब कुछ प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ वैगन के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि रेल वैगन का जो संचालन होगा यानी चलेगा, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में होगा। जैसे रेल चलता है, रेलगाड़ी चलता है, तो आगे में एक ठो ड्राइवर चलाता है, पीछे में गार्ड रहता है, तो सुपरवाइजर लोग रहता है, वो सब, है ना, वो सब कॉम्पिटेंट पर्सन रहता है। उसी तरह से जो भी रेल वैगन है अगर चल रहा है, तो उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के निगरानी में चलाया जाएगा। फिर बोला गया है, वैगन को बफर साइड से या सामने से ना खींचेंगे ना ठेलेंगे। अब बफर साइड क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं कि बफर साइड आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बफर क्या है इसके बारे में आपको आइडिया दिए होंगे। बोले होंगे कि जो रेल का पटरी होता है, उस पटरी में बीचों बीच हम क्या करते हैं, कभी कभी एक लकड़ी का टुकड़ा, मोटा लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं, या रेल का पटरी लगा देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बफर। ठीक है, तो बफर कहाँ कहाँ लगाते हैं? बहुत सारा जगह पे लगा सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट लाइन आ रहा हो, डायरेक्ट नीचे ढलान हो, आदमी काम कर रहा हो, स्टॉप ब्लॉक भी लगा सकते हैं उस जगह पे जहाँ बफर लगाते हैं, या फिर जहाँ पे कपलिंग डिकपलिंग का काम किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बफर के सामने से कोई नहीं पकड़ेगा, बफर के सामने से, यानी बफर को पकड़ेगा नहीं, ठेलेगा नहीं। ठीक है, अगर बफर में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो ये चूंकि लकड़ी का है, ये स्लिप कर सकता है, तो आदमी को चोट लग सकता है। ठीक, तो यही बोला गया है कि बफर के सामने से न छोड़ेगा न छेड़ेगा। नंबर ऑफ वैगन बोला इतना ही होगा कि कंट्रोल किया जा सके। अब रेल का पटरी भी इतना ही होता है, रेल का पटरी में ट्रैक जो है वो इतना ही होता है जितना कंट्रोल किया जा सकता है। एडिक्वेट लाइटिंग का व्यवस्था रहेगा, आगे लाइट रहेगा। इसके बारे में हल्का आइडिया आपको दे देते हैं सर। ठीक है,
देखिए लाइटिंग में एक टर्म होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, आप कुछ किताब पढ़े होंगे तो वहाँ पे एच और भी शब्द का प्रयोग किया होगा कि 50 एच रहेगा इल्यूमिनेशन, भी रहेगा 30, ठीक है, या फिर 50 वी रहेगा और 30 एच रहेगा। अब ये सब क्या चीज़ है यार, 30 वी एच, ये क्या चीज़ है समझते हैं। मान लीजिए घर में आपको एलईडी बल्ब लगाना है ताकि घर आपका जगमग जगमग हो जाए, तो आप क्या करते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं और एलईडी बल्ब कुछ इस प्रकार का दिखता है और इससे लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में आता है, यानी जितना भी डायरेक्शन है सारे डायरेक्शन में आता है, ठीक है। लाइट का जो रे होगा वो सारा डायरेक्शन में आएगा यूनिफॉर्मली। मतलब ऐसा नहीं कि एलईडी लाइट लगा दिए हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो खाली आप ही तक लाइट आ रहा है, इस साइड में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका हर डायरेक्शन में आता है। जस्ट अ सेकेंड। तो इसीलिए तो हर डायरेक्शन में आता है। तो इसको अगर रेस को आप नापेंगे तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन को आप क्या कहते हैं, वर्टिकल। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजेंटल क्या होता है, इस डायरेक्शन को आप कहते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हॉरिजेंटल। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे भैया जो एलईडी लाइटवा आप लगाए हैं ओकरा में वर्टिकल वाला रे ज़्यादा निकल रहा है कि हॉरिजेंटल वाला रे ज़्यादा निकल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ तो सभी निकल रहा है। तो यहाँ पे मिक्स होता है, ठीक है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि एलईडी लाइट का इल्यूमिनेशन कितना होगा तो 50 वी 50 एच, या 100 वी 100 एच, या ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। ये हम इस कंडीशन में लगा दिए, एलईडी बल्ब के कंडीशन में लगा दिए। अब बाकी इल्यूमिनेशन क्या है, जैसे डम्फर में बोलता है कि 50 आपका एच होना चाहिए और 30 वी होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ कंडीशन बताता है। अब इसका क्या मतलब है सर, आप अगर डम्फर चला रहे हैं, ठीक, आप अगर डम्फर चला रहे हैं तो डंपर का लाइट जलाते हैं तो लाइट पूरा ऐसे नहीं ना जाता है जी, हैं? ऐसे थोड़ी कि डंपर का लाइट जलाए तो आसमान तरफ जा, हल्का फुल्का रह जाता है, इतना नहीं जाता है। अगर डंपर का लाइट का इल्यूमिनेशन का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, आगे का पोर्शन में बहुत ज़्यादा रह जाएगा, है ना, हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, हल्का फुल्का नीचे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नीचे और ऊपर वाला जो जा रहा है वो थोड़ा सा कम जा रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन के अलोंग जो जा रहा है वो कम जा रहा है। तो भी यहाँ पे 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, भी कम होगा। एच क्या है, एच मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन ज़्यादा होगा तो हॉरिजेंटल लाइन 50 होगा। तो जब कभी भी हम 50 एच, 30 भी, 50 भी, आपका 60 एच ये सब लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन में कितना रेट ट्रेवल कर रहा है और हॉरिजेंटल लाइन में कितना रेट ट्रेवल कर रहा है। इसी लाइट का इल्यूमिनेशन को देखने के लिए हम लोग वी और एच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़ा कठिन बना दिया जाता है ना। खाली अंग्रेजी में लिख देने से कोई चीज़ कठिन नहीं हो जाता है, आसान चीज़ है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट का इल्यूमिनेशन हम एच और वी में क्यों लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रक चला रहा है तो ट्रक चलाने के लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, आपको सीधा रास्ता देखना, आपको आसमान नहीं देखना कि आसमान में चांद निकला है कि नहीं, आपको तो रास्ता देखना है भैया। तो उसमें जो हॉरिजेंटल रो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा हॉरिजेंटल रे, और वर्टिकल रे हल्का फुल्का एक दूसरे का, है ना, थोड़ा सा कम होगा। चलिए, तो यही बोला गया है कि एडिक्वेट लाइटिंग का व्यवस्था रहेगा, जहाँ कहीं भी गाड़ी घोड़ा चलाया जा रहा है उस जगह पे एडिक्वेट लाइटिंग का व्यवस्था रहेगा, है ना, आगे लाइट लगा रहेगा। कोई भी आदमी कपलिंग से नहीं गुजरेगा। कपलिंग क्या चीज़ होता है, दो ट्रैक के बीच में यानी दो टब के बीच में, ठीक है, ये रहा टब, ये रहा टब, ये दोनों के बीच में जो कपलिंग किया जा रहा है इसको बोलते हैं कपलिंग। तो इसके बीच से, इसके नीचे से कोई आदमी नहीं निकलेगा, ठीक है। देन बोला गया है कि ट्रैवलिंग प्लस हॉलेज रास्ता साथ साथ हो तो रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होगा, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। कहीं पर भी अगर ट्रैवलिंग रास्ता और हॉलेज रास्ता अगर साथ साथ चल रहा है, बगल में ट्रैक है, बगल में आदमी ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। पटरी के 1.2 मीटर दूरी पर कोई भी सामान नहीं रहेगा, ये भी हम बता चुके हैं कि भैया पटरी जो होता है उसके 1.2 मीटर के दूरी पे कोई सामान नहीं होना चाहिए। अगर नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास को जो लेक्चर उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अब इसका लास्ट जो रेगुलेशन है वो है फेंसिंग एंड गेट्स, ठीक है, फेंसिंग एंड गेट। अब फाटक के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। आई होप आप वो क्लासेस किए होंगे या देखे होंगे, ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बट फिर से एक बार समझा देंगे। फेंसिंग और गेट में बोला गया है कि हॉलेज रास्ता हो, ट्रम लाइन हो,
रेल लाइन हो, पब्लिक रोड हो, जहाँ से भी हॉलेज रास्ता गुजर रहा है, 15 मीटर के अंदर कोई रेसिडेंशियल हो, घर द्वार हो, तो फेंसिंग लगा दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि अगर आमने सामने कहीं हॉलेज रास्ता गुजर रहा है और उसके आसपास में घर मकान दुकान ऐसा कुछ भी है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें फेंसिंग लगा दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रहेगा। चलिए एक बार समझते हैं हम लोग, जस्ट ए सेकेंड। फेंसिंग जो होता है माइनिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम शायद पहले बताए हैं, नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहे हैं, मे बी बताए होंगे फेंसिंग, आई थिंक एक्सप्लेन किए हैं फेंसिंग। सबसे पहले अंडरग्राउंड में दो टाइप का होता है, U1 एंड U2। ठीक, U1 क्या होता है, 4 गो अगर कांटा वाला तार रहेगा, उसका फेंसिंग अगर आपको कहीं दिखता है, इसमें कांटा लगा रहता है पूरा, ताकि आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस कीजिएगा कपड़ा लत्ता फट जाएगा, शरीर छिला जाएगा पूरा। तो ये कांटा वाला तार होता है, 4 ठो कांटा वाला तार होता है, इसी को हम लोग कहते हैं U1 टाइप का फेंसिंग। एक होता है U2 टाइप का फेंसिंग, ये क्या चीज़ है सर, अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं, ये 2 गो कांटा वाला तार होता है। ठीक है, दोनों का दूरी फिक्स होता है, बेसिकली 0.3 0.3, उतना डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये 1 मीटर होता है। खैर छोड़िए, ये आपका U2 टाइप का हो गया, ये U1 टाइप का हो गया। U1 टाइप का फेंसिंग में 4 गो कांटा वाला तार रहता है, ताकि आप नीचे से भी नहीं गड़क के पार हो सकते हैं, आप बीच से भी नहीं हो सकते हैं, आप ऊपर से छलांग मार के भी नहीं जा सकते, कितना बड़ा हाई जंपर है। तो U1 टाइप का जो फेंसिंग है, ये 4 कांटा तार वाला इसलिए होता है क्योंकि ये डेंजरस प्लेसेस में लगाया जाता है। अब डेंजरस प्लेसेस क्या चीज़ है सर, डेंजरस प्लेसेस जैसे जहाँ पे मिसफायर हो गया है, तो वो डेंजरस प्लेस है ना, कभी भी फट सकता है बारूद। ये क्या है, ये डेंजरस प्लेसेस है। रूफ फॉल हो गया है, रूफ फॉल हो गया है, तो रूफ फॉल होने के तुरंत बाद चांसेस रहता है रूफ फॉल फिर से होने का। उसके बाद आपका गैस भर गया हो, है ना, इसके बाद आपका कहीं पे इनंडेशन हो गया हो, ठीक है, इसके बाद आपका कहीं पे दुर्घटना हो गया हो, तो ये सभी चीज़ें खतरनाक होती है सर। तो इस जगह पे आदमी गलती से चला ना जाए, इसके लिए U1 टाइप का फेंसिंग लगाते हैं, ताकि गलती से भी ना चला जाए और जानबूझ के भी अगर चाहेगा तो नहीं जा सकता है। और U2 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, ये इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 गो तार वाला फेंसिंग लगा दिया है ना, आदमी अगर नीचे से चला भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ओल्ड वर्किंग है, जहाँ पे ओल्ड वर्किंग है, जनरली डिसयूज्ड वर्किंग है, इन जगहों पे लगाया जाता है। डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब जिसको अभी हम काम नहीं ले रहे हैं उसको डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। ओल्ड वर्किंग डिसयूज्ड वर्किंग का एक उदाहरण है। ठीक है, तो U1 टाइप का फेंसिंग आई होप समझ गए होंगे आप, U1 टाइप का फेंसिंग क्या होता है। ठीक है, अब U1 U2 समझ गए, अब आते हैं सरफेस वाला। ठीक, तो एक मिनट, चलिए देखिए अंडरग्राउंड में हम आपको क्या बताएं, अंडरग्राउंड में बताएं U1 टाइप का और U2 टाइप का फेंसिंग होता है। सरफेस में, सतह पे कौन कौन सा फेंसिंग प्रयोग करते हैं, S1 टाइप का, S2 टाइप का, S3 टाइप का। S1 S2 S3 क्या होता है सर, S1 S2 बड़ा ही सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है, एक वो दीवार रहेगा, समझे, दीवार बना देंगे, हैं, दीवार का जो मोटाई रहेगा वो 40 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर मोटा दीवार। ठीक, अब खुद सोचिए, आप अगर घर में दीवार बना रहे हैं, एगो ईटा रख के दीवार बना रहे हैं, एक ईटा का दीवार, तो इसको आप कहते हैं कि 5 इंची का दीवार है भाई, 5 इंची का दीवार है, आप ऐसा कहते हैं घर में। एक ईटा वाला दीवार है तो 5 इंची का दीवार कहते हैं। अगर 2 ईटा वाला दीवार है तो कहते हैं 10 इंची का दीवार है। ठीक, कितना इंची का है, 10 इंची का है। ठीक है, अगर वही इंच को आप कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। अगर इसको आप नापेंगे, है ना, 2.5 से इंटू करके, तो समझ जाइए कितना हो जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, 12 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है ये। ठीक है, तो मतलब पतला ही दीवार होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, एक स्केल से भी पतला होता है 12 सेंटीमीटर का दीवार, और ये भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 40 सेंटीमीटर का दीवार है। ठीक, मतलब कम से कम 4 ठो ईटा आपको देना पड़ेगा, एगो ईटा, 2 गो ईटा, 3 ठो ईटा और 4 ठो ईटा। 4 ठो ईटा आप लगाएं, बीच बीच में तो सीमेंट रहेगा, है ना, घर द्वार बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा क्या बोल रहे हैं, नहीं बनाए तब भी आपको आइडिया होगा, देखे होंगे। तो ये 4 गो दीवार, कम से कम 4 गो ईटा लगा के आपको दीवार बनाना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो मोटा दीवार बनेगा, मोटा दीवार बनेगा। और इसका हाइट जो होता है वो 1.2 मीटर तक दीवार का हाइट रहता है। इसके बाद हम ऊपर में कांटा वाला तार लगाते हैं। कौन सा तार लगाते हैं, कांटा वाला तार लगाते हैं। सरकारी हॉस्टल में या हॉस्टल में आप रहे होंगे तो कुछ इस टाइप का बाउंड्री रहता है, उसमें नीचे दीवार रहता है, ऊपर कांटा वाला तार रहता है, ताकि लड़का लोग हॉस्टल से भाग ना जाए। अलग बात है कि कांटा वाला तार कट जाता है बाद में, है ना, काहे कि जान ही रहे हैं माइनिंग का लड़का लोग कितना बड़ा होता है।
ठीक है। तो ये आपका S1 टाइप का फेंसिंग है। इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसको लगाते हैं जहाँ पे बालू का बंकर है, पानी का टैंक है, इस जगह पे हम लोग S1 टाइप का फेंसिंग लगाते हैं। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यार तार वाला ही फेंसिंग लगा देते हैं ना, आदमी को तो आराम से दिखेगा। अगर कांटा वाला तार लगा देंगे तो आदमी तो पार नहीं होगा, आदमी बेवकूफ़ तो है नहीं। तो हम काहे इतना खर्चा करेंगे दीवार में? खर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि सरफेस में खाली आदमी नहीं रहता सर, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, गाय है, बैल है, मवेशी है, बहुत सारा छोटा छोटा और भी जानवर है। गलती से बेचारा बंकर में ना घुस जाए, गलती से पानी की टंकी में ना घुस जाए, इसके लिए हम लोग S1 टाइप का फेंसिंग लगाते हैं और उसमें दीवार बना देते हैं। ठीक है। अब आता है S2 टाइप का फेंसिंग। ठीक है। ये सब हम शायद एक बार एक्सप्लेन किए होंगे, बट एक बार बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। नोट्स भी इसका प्रीवियस पीपीटी में होगा, पहले वाला सब में, उसमें चेक कीजिएगा। ठीक है। चलिए। ओके। अभी हम फिलहाल आते हैं सरफेस वाला में। सरफेस में आते हैं S2 टाइप का फेंसिंग। S2 टाइप का फेंसिंग सेम टू सेम S1 जैसा ही रहेगा। इसमें भी दीवार रहेगा, दीवार का मोटाई 40 सेंटीमीटर रहेगा, हाइट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसमें 1.2 मीटर का हाइट था, इसमें 1.5 मीटर का हाइट रहेगा। और ऊपर में क्या रहेगा? पैरापेट। क्या रहेगा? पैरापेट। अब पैरापेट लिख के ये कह दिया है कि भैया आप जितना मीटर चाहे दीवार को ऊंचा कर सकते हैं। पैरापेट का मतलब इस दीवार के ऊपर में फिर अगर हम चाहें तो और दीवार बना सकते हैं, थोड़ा पतला करके, थोड़ा कम मोटा करके, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है। तो इतना बड़ा दीवार का हमको जरूरत क्यों पड़ेगा सर? तो जहाँ पे बंद चानक है, बंद चानक है, उस जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा। इनक्लाइन है, उस जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है। सब्सिडांस एरिया है, उस जगह पे जरूरत पड़ेगा। अब हम बोले कि S1 टाइप का फेंसिंग अगर हम लगा दें तो क्या, ऊपर में हम तार लगाए हैं, 1.2 मीटर का हाइट है, तो फिर काहे आदमी चढ़ेगा? बेवकूफ़ थोड़ी आदमी। देखो यार, आदमी नहीं चढ़ेगा। बाल बच्चा है, खेल रहा है, मोहल्ला का, गांव का लड़का है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, तो वो सब दीवार में चढ़ के इधर से उधर कूद फांद करेगा। तो इसमें दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे सब्सिडांस एरिया है, इनक्लाइन है, चाणक है, कभी गलती से घुस गया, या चोर उचक्का है, चाह रहा है कि कोयला चोरी करेंगे हम, तो ये दीवार का क्या करेगा? बस ऊपर का 2 तार काटेगा, कूद जाएगा नीचे, तो दिक्कत हो जाएगा ना ऐसे में। इसीलिए दीवार को हम क्या करते हैं, S3 टाइप का फेंसिंग, S2 टाइप का फेंसिंग में दीवार को बहुत ऊंचा करके रखते हैं। पहले तो इसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर हाइट है। ठीक है। पहले तो इसका हम हाइटे कर दिए 1.5 मीटर का। ठीक है ना? 1.5 मीटर का पहले हाइट है। इसके ऊपर से हम पैरापिट लगा दिए हैं। पैरापिट का मतलब इसका हाइट को हम चाहेंगे और बढ़ा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए 3 मीटर का दीवार हो, 2.5 मीटर का दीवार हो, तो भैया 2.5 मीटर का दीवार चढ़ने में, आप समझ रहे हैं सर, एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको, है ना? आप चढ़ नहीं पाइएगा, बड़ा समस्या हो जाएगा। इसीलिए हम लोग S2 टाइप का फेंसिंग लगाते हैं S1 होते के बाद भी। इस टाइप का फेंसिंग कहाँ लगाते हैं? सब्सिडांस एरिया में लगाते हैं, जहाँ इंक्लाइन है, चाणक है, उसका उसको घेरने के लिए लगाते हैं। ठीक। और S3 टाइप का फेंसिंग पे आते हैं। S3 टाइप का फेंसिंग क्या होता है? S3 टाइप का फेंसिंग होता है जहाँ पे ओपन कास्ट माइंस का बाउंड्री हो, उस जगह पे। देखिए, नियम ये है कि ओपन कास्ट माइंस जहाँ तक भी फैला हुआ है, उसके माइन बाउंड्री को घेर के रखना पड़ता है आपको। अब घेर के काहे रखना पड़ता है भाई, इसको भी समझते हैं। ठीक। एक सेकंड, गरीब आदमी है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रुक जाइए। अरे, हाँ आ गया। अरे, थोड़ा टेक्नोलॉजी से दिक्कत है, बट हो जाएगा। अरे यार, चलिए हो गया। अरे, थोड़ा समस्या हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा, लिख नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम बता देते हैं अभी, अगर लिखने में समस्या हो रहा है तो। ठीक है। तो बेसिकली S3 टाइप का फेंसिंग क्या होता है? ओपन कास्ट माइंस का जो माइन बाउंड्री है, उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं? S3 टाइप का फेंसिंग लगाते हैं। S3 टाइप का फेंसिंग लगाने का जरूरत क्या है सर? माइन बाउंड्री ओपन कास्ट का है। अगर नहीं लगाएंगे तो भैया ओपन कास्ट माइंस है, बेंच है, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, डंपर चलता है। अब जानवर को तो नहीं पता है कि ओपन कास्ट माइंस है, इसमें नहीं जाना है। हाँ? जानवर तो नोटिस बोर्ड पढ़ के घुसता नहीं है। अब गाय है, बैल है, आसपास में कोई जानवर रह रहा है ना? कहीं कहीं पे लकड़बग्घा भी निकलता है, कहीं कहीं चीता निकलता है ना? तो वो सब आदमी को तो, वो सब जानवर को तो पता नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आराम से घुस जाएगा माइंस के अंदर। ठीक है।
तो माइंस के अंदर घुसेगा, कोई डंपर से टकरा गया, फिसल के गिर गया, बेंच से गिर गया, तो चोट लग जाएगा ना, जानवर को दिक्कत हो जाएगा। और जानवर अगर ऐसा है जो आपका शेड्यूल्ड में आता है, यानी एनिमल एक्ट का शेड्यूल में आता है, तो फिर माइंस का स्थिति दिक्कत हो जाता है, ठीक है। वो सब मैटर को दबा दिया जाता है, लेकिन दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए S3 टाइप का फेंसिंग लगाने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि माइंस का बाउंड्री के आसपास में आप कोई ना कोई फेंसिंग लगाइए। अब माइन बाउंड्री अक्सर चेंज होता है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो उसके लिए क्या किया जाता है ना, उसके लिए बेसिकली माइन बाउंड्री को चेंज कर दिया, चाहे चेंज होते रहता है, इसके लिए हम लोग फेंसिंग लगाते हैं तार वाला, ठीक है। या तो हम 4 गो कांटा वाला तार लगा सकते हैं, ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर रेल का या पर रस्सा का हम लगा सकते हैं। कांटा वाला तार इसलिए लगाते हैं क्योंकि अंदर कोई घुस ना जाए, जानवर वगैरह, है ना। तो उसके लिए हम लोग माइन बाउंड्री के चारों तरफ हम लगाते हैं, जो कि मूवेबल टाइप का होता है। अगर हम चाहेंगे तो इसको उठा सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। ये होता है आपका S3 टाइप का फेंसिंग, ठीक है। आई होप फेंसिंग वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फेंसिंग, फेंसेस एंड गेट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अभी ये इतना ही रखते हैं, लेकिन आज का क्लास फिर से होगा। अब इसका टेंशन मत लीजिए कि 10 मिनट पढ़ा के सर रेस्ट ले रहे हैं, नहीं। एक और वीडियो डालूंगा आज, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतना अच्छे से कर लीजिए, और चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ध्यान देने का चीज़ है, ठीक है। रेगुलेशन आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें अब नहीं बचा है, ठीक है। और वॉल्यूम 1 में जब शुरू करेंगे, तो एक और बैच है, उसके साथ आपका थोड़ा सा कंपटीशन भिड़ाएंगे, है ना। थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, ताकि आप लोग को भी थोड़ा लगे कि लेवल का लड़का लोग है। और मे भी थोड़ा सा टेस्ट का जो पैटर्न है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय हिंद।